ये पार्ट थर्ड में जो आधुनिक हिंदी कविता का पोर्शन जो पढ़ना है, तो ये पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर आधुनिक हिंदी कविता के पूरे उदय और उसके उत्थान के विषय में है। आधुनिक हिंदी कविता का उदय, उसकी परिस्थितियां और परिवेश क्या रहा कि आधुनिक काल में हमारी आधुनिक हिंदी कविता संपूर्ण समग्रता को लेकर हमारे बीच में आती है और हमारे पाठकीय वर्ग को पूरी तरह प्रभावित करती है। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी कविता का आविर्भाव सन 1850 से माना जाता है। हिंदी साहित्य के विभिन्न आलोचक मानते हैं कि 1850 के तत्पश्चात ऐसी परिस्थितियां, ऐसा परिवेश देश में बनने लगा कि हमारे देश में नूतन विचारों का, नूतन मान्यताओं का, जीवन को पूरी जिज्ञासा से जीने का जो संकल्प था वो कई रूपों में पैदा होने लगा। और इस संकल्प में हमने देखा कि हमारे भारत के ऐसे सैकड़ों हजारों लोग थे जो पाश्चात्य शिक्षा भी ग्रहण कर चुके थे, पाश्चात्य दुनिया के विचारकों के संपर्क में आ चुके थे और वो आजादी और गुलामी के इस अंतर को बखूबी समझने लगे थे कि अंग्रेजों के रहते हुए हमारे देश में आजादी नहीं मिल सकती और अंग्रेजों के रहते हम आजाद भी नहीं हो सकते। तो इन परिस्थितियों का एक परिणाम था कि 1850 के पश्चात 1857 में देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे तमाम भारत के सपूत हैं, अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और ये ऐसी राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती है कि पूरे देश में भूचाल आ जाता है, बहुत बड़ी क्रांति होती है, बहुत बड़ा खून खराबा होता है। लेकिन अंग्रेज अपनी संगठित सैन्य शक्ति से, सूझबूझ से भारत के इन क्रांतिकारियों की आवाज को और आंदोलन को कुचल देते हैं, क्योंकि ये जन क्रांति नहीं थी और बहुत सारे लोग अंग्रेजों से भय खाते थे कि उनका जो राज्य वो अखंड है, अपराज्य है, उनसे हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए चंद लोगों के द्वारा जो क्रांति की गई, उस क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया और उसमें झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे और जाने कितने ही हजारों देशभक्त ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। लेकिन चंद लोगों के बलिदान से आंदोलन तो दब गया, लेकिन वो जो चिंगारी दबी हुई थी वो समाप्त नहीं हुई। देश में सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अनेक जननायक खड़े हो गए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए और देश को आजाद कराने के लिए प्रयास करने लगे। तो 1850 के पश्चात सन 1900 के आते आते हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बदलती हैं। और सन 1900 के पश्चात 1912 के आसपास हमारे देश में महात्मा गांधी का राजनीति में डायरेक्ट पदार्पण होता है। महात्मा गांधी के आते ही देश में राजनीति में भूचाल सा जाता है और कई तरह के सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन हमारे देश में चलने लगते हैं और जनमानस धीरे 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 गांधी के साथ जुड़ने लगता है और इतनी बड़ी जन क्रांति का आगाज हो जाता है और जिसमें और भी कई तरह के जो कथाकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, देशभक्त हैं, गरम दल है, नरम दल है, ये सारा जो ग्रुप एक मंच से न आकर भी देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांति का
चाहता है कि अंग्रेज जल्द से जल्द भारत को खाली कर दें, इस भारत देश को छोड़ दें और भारत का जो शासन है वो भारत के लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए। तो इस प्रकार से एक राजनीतिक परिस्थिति 1850 के पश्चात हमारे देश में निर्धारित होती है, क्योंकि इस वक्त तो पहला विश्व युद्ध भी हो चुका है, जो कि 1914 से 1919 तक समाप्त होता है। ये यूरोप की धरती पर लड़ा गया है, लेकिन इस युद्ध ने सारी विश्व की पृष्ठभूमि को प्रभावित किया। तो ये राजनीतिक परिस्थिति है जिसकी वजह से आधुनिक हिंदी कविता को नई जमीन, नई पृष्ठभूमि, नए विचार, नए संस्कार, नया उद्घोष मिलता है। फिर हम धार्मिक परिस्थिति की बात करते हैं तो चूंकि हमारा देश धर्म प्राण देश रहा है, इस जन्मभूमि की मिट्टी से कितने धर्मों ने, कितने पंथों ने, कितने विचारकों ने, कितने दार्शनिकों ने जन्म लिया है और पूरी मानव जाति को एक नया संदेश, जीवन जीने की नई शैली, जीवन जीने और अध्यात्म जगत में उन्नति के अनेकों रास्ते दिखाए हैं। तो इन धार्मिक परिस्थितियों में धर्म के नाम पर बहुत सारा पाखंड और आडंबर भी था, जिसको दूर किया जाना जरूरी था। तो इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि उस वक्त जो आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ईसाइयों की शिक्षा और जाने कितने ही, और बंगाल में रामकृष्ण परमहंस, ऐसे कितने ही समाज सुधार के स्वामी विवेकानंद, ऐसे जाने कितने लोगों की सोसाइटियां हैं और जो महान लोग हैं वो भारत के धार्मिक परिस्थितियों में जो कुविचार थे, जो कुरीतियां थे, जो अंधविश्वास थे, उनको हटाने के लिए निरंतर प्रयास करने लगे। और हमारे देश में तमाम तरह का जन आंदोलन खड़ा हो गया कि समाज में धर्म के नाम पर जो कुरीतियां, जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियां फैली हुई हैं, उनको हटाना जरूरी है और उनको हटाकर ही हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो भारत के अधुनातन समाज में आधुनिक हिंदी कविता में ऐसी अनेकों रचनाएं आई जो समाज में फैले हुए आडंबर और कुविचारों को दूर करने का प्रयास करने लगे। सामाजिक परिस्थितियां, हमारे देश में समाज के नाम पर जो बहुत सारी अव्यवस्था भी फैली हुई थी, क्योंकि भारतीय समाज 4 व्यवस्थाओं पर काम कर रहा था, वो चाहे वो 4 वर्ण व्यवस्था हो, ये वर्ण व्यवस्था की हो, 4 जीवन के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जीवन की जो वर्ण व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, ऐसी अनेकों परिस्थितियां थी जो भारतीय समाज जिनमें जकड़ा हुआ था। उन जकड़ों से भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि इस जातीय व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां आ गई थी कि भारत का समाज हिंदू धर्म होते हुए भी कई टुकड़ों में खंड खंड रूप में बटा हुआ था, और खंड खंड में बटा हुआ था। जो जातीय एकता होनी चाहिए, जातीय जो समृद्धि होनी चाहिए, हिंदुत्व का जो एक अलग पहचान होनी चाहिए, वो जीवन शैली में बहुत सारी कुरीतियां थी। तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी हमारी जो स्थिति थी, उसमें चाहे वो अरविंद दर्शन को हो या गांधी दर्शन, तो इसमें गांधी दर्शन, विनोबा भावे, अरविंद दर्शन, मानवतावाद, ऐसे ज्योतिबा फुले और राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे कितने ही लोग आए जिन्होंने भारत के समाज पथभ्रष्ट जो लोग हैं
जो शिक्षा से वंचित है, जमीन से वंचित है, अधिकारों से वंचित है, समाज में जीने के लिए पर्याप्त तो उनके पास अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को आगे लाके समाज को समझाया। और स्वयं गांधी जी ने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, जिससे भारतीय समाज एक मंच पर आ सके और समाज में फैली हुई परिस्थितियों को दूर किया जा सके। तो इन सारी चीजों की जो प्रतिध्वनि है वो आपके भारतेंदुकालीन कविताओं में कहो या गांधीवादी कविताओं में कहो, आर्य समाज कविताओं में कहो, ये सारे जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं उन्होंने इन सारी स्थितियों को समझा और देश में कई तरह के आंदोलन चलाए, जिससे भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया जा सके। और इन सबकी प्रतिध्वनि आधुनिक हिंदी कविता के पटल पे हर जगह देखने को मिलती है। आर्थिक परिस्थितियों को देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक जगह लिखा है कि एक उनकी कविता की बहुत बड़ी फेमस पंक्ति है और वो पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चल जात यह बड़ी भारी। अंग्रेजों के द्वारा भारत में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि बड़े बड़े जो उद्योगों की स्थापना की गई कि यहाँ का सारा कच्चा माल इंग्लैंड जाता और वहाँ से बड़े बड़े उद्योगों से माल बन के आता जो भारत में बिकता। तो भारत की समस्त जो पूंजी थी वो इंग्लैंड जाने लगी और यहाँ पर भुखमरी और कुपोषण और गरीबी, अशिक्षा इसने पैर पसार दिए। किसानों पर कई तरह के टैक्स लग रहे थे, चंद लोग यहाँ ऐशो आराम का जीवन जीते थे और बाकी जनता भूखी प्यासी रह के नर्क का जीवन जीती थी। तो अंग्रेजों ने देश की इकोनॉमी को खोखला कर रखा था पूरी तरह से। सारे लोग अपने उम्र पूरी करते थे सूखी फूसी रोटी खा के। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, देश का आम जन बहुत त्रस्त था और यह त्रस्त अंग्रेजों से नहीं, इससे पहले इस्लाम का भी शासन रहा, उसमें भी इनको कुचला गया। तो ये मानो सैकड़ों वर्षों की इस दास्ता से हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जो देश सोने की चिड़िया था वो भूखा और गरीब और अशिक्षित भारत कहलाने लगा। उसके पास अपनी जनता को खाने के लिए रोटी, पहनने के कपड़े, रहने को घर नहीं था। इसलिए आर्थिक परिस्थिति इस समय बहुत खराब थी। तो आधुनिक हिंदी कविता को जो 1850 के पश्चात 1950 तक 60 तक हम देखते हैं तो देश में ये आर्थिक स्थिति बहुत विकट थी और इस आर्थिक स्थिति की भयावहता है हमारी कविताओं में, आधुनिक हिंदी कविताओं में देखने को मिलती है। पूंजीपतियों का इसी आर्थिक परिस्थिति का कारण था कि हमारे यहाँ मार्क्सवाद ने पैर पसारे। प्रगतिवादी कविता के नाम पर या को मार्क्सवादी चिंतन के नाम पर बहुत सारा रचना संसार हमारे सामने आया, जिसमें यहाँ तक आलोचना की गई कि पूंजीपति लोगों के तो कुत्ते भी दूध पीते हैं, जलेबी खाते हैं, लेकिन उसी सड़क पर भूखा प्यासा जो इंसान है, जो ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है, वो भूखा प्यासा ठंड में ठिठुरता रहता है। तो आर्थिक परिस्थिति हमारे बहुत खराब रही है। साहित्यिक परिस्थितियों में आधुनिक हिंदी कविता के लिए सबसे बड़ी जो परिस्थिति साहित्यिक स्थिति जो आई वो था गद्य का विकास। आधुनिक हिंदी कविता में जो सबसे बड़ा आधुनिक जो गद्य का विकास हुआ, इस गद्य के विकास से गद्य और पद्य दोनों के लिए जो साहित्यिक खड़ी बोली थी, साहित्यिक हिंदी भाषा का जो आविष्कार हुआ, साहित्यिक जो हिंदी भाषा आई, उसने हमारे साहित्य को, समाचार पत्रों को, पूरे देश को एक भाषा में जोड़ना शुरू किया। जो हिंदी मात्र हिंदी उत्तर भारत तक सीमित थी, वो हिंदी भाषा जो अपने आप में पूर्ण कलेवर के साथ नहीं थी, वो क्षेत्रीय बोलियों में बटी थी। कहीं ब्रज था, कहीं अवधेली थी, कहीं राजस्थानी, कहीं पंजाबी, कहीं उड़िया। वो धीरे धीरे हिंदी भाषा ने पूरे देश को एक गिरफ्त में ले लिया। तो साहित्यिक परिस्थिति से आधुनिक काल की सबसे बड़ी जो पहचान बनी, जो सबसे बड़ी ताकत मिली, वो थी हिंदी गद्य का विकास, छापे खाने का विकास
वैसे हिंदी गद्य के विकास से हम एक बात को दूसरी जगह तक पहुंचा सके, जिसपे गांधी जी ने जोड़ दिया और समस्त देश के विद्वानों ने जोड़ दिया कि हिंदी वो ऐसा धागा है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। तो साहित्यिक परिस्थितियों में हमारे आधुनिक काल से जो भाषा थी वो फिल्टर होते होते आधुनिक हिंदी गद्य के रूप में, पद्य के रूप में हमारे सामने आई और इस प्रकार का हिंदी साहित्य का जो संसार का इतना समृद्ध हुआ कि हिंदी में बड़ी बड़ी साहित्यिक रचनाएं, महानतम रचनाएं अनुवाद होने लगी, कुछ लिखी जाने लगी। उससे हमारी भाषा और हमारा साहित्य समृद्ध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति तो आधुनिक काल में 1850 के बाद जो पहला विश्व युद्ध होता है, उस विश्व युद्ध का प्रभाव यूरोप से हटकर पूरी दुनिया में पड़ा था, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में, जो कि 1939 से लेके 1945 तक हुआ, इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हालत खराब हो चुकी थी, वो इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत तबाह हो चुका था और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत के पक्ष में थी। अंग्रेज भी भारत से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ क्रांति बहुत बड़े पैमाने पर हो चुकी थी। अंग्रेजों को जो लूटना था वो लूट चुके थे और वो भारत की राज्य को गांधी जी के नेतृत्व में, जिन्ना के नेतृत्व में भारत के लोगों को देखना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों की बिगड़ती स्थिति के बीच वो भारत को सत्ता हस्तांतरण करने पर राजी हो गए और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। तो ये सारी परिस्थितियां जो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, साहित्यिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित हो, इन सारी परिस्थितियों की प्रतिध्वनि हमें आधुनिक हिंदी कविता के रचना संसार में देखने को मिलती है। इस आधुनिकता में नए विचार, नई मान्यताएं, महानगरीय सभ्यता, नेताओं की मुखौटा संस्कृति, गरीब का दर्द रहा, लेकिन कविता के केंद्र में आम आदमी की बातें आने लगी। आम आदमी की क्या परेशानी है, सरकारों को क्या प्रयास करना चाहिए, किसानों